बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है काशिफ़ जावेद और आप देख रहे हैं कैजुअल टॉक। तो आज हमारे साथ मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ कंपनी में मेरे कोलीग भी हैं। इबादुर रहमान साहब इनका नाम है। तो इनसे बातचीत करते हैं और इनके प्रोफ़ेशन के बारे में और इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि पेट्रोलियम इंजीनियर के बारे में जो वो क्या अपडेट आ रही हैं आने वाले दिनों में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच काशिफ भाई, आपने इनवाइट किया अपने स्टूडियो में और मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। और इंशाल्लाह जो भी आपके सवालात होंगे हम पूरी कोशिश करेंगे। ऑयल एंड गैस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आपके माइंड में, आपके नाजरीन के, तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे हम। सर पहले तो आप ये बताइए पाकिस्तान में आप कहाँ से हैं और दूसरी बात ये बताइए कि आप इस कंपनी में रेडको इंटरनेशनल में एज़ ए क्या काम कर रहे हैं और आपकी प्रोफेशनल और एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन क्या है और आप प्रैक्टिकली क्या काम कर रहे हैं? जी काशिफ भाई, मेरा ताल्लुक़ गिलगित बल्तिस्तान से है, जो कि पाकिस्तान का 5वां सूबा है। और मेरी जो एजुकेशन है, एजुकेशन भी मैंने वहीं से की है, गिलगित से। आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज, जो कि आपको पता है उनका जो सिस्टम है पूरे पाकिस्तान में है, वहाँ से मैंने एफएससी किया है। उसके बाद मैंने अपनी जो मास्टर्स है वो एमएससी पेट्रोलियम एंड गैस में यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से 2016 में मैं वहाँ से ग्रेजुएट हुआ हूँ। और उसके बाद मैं इस्लामाबाद आया। इस्लामाबाद में वहाँ से मेरा जो करियर था वो ओजीडीसीएल से स्टार्ट हुआ था। 5-6 महीने वहाँ मैंने एज आ ट्रेनी इंजीनियर काम किया। उसके बाद फिर दूसरी सर्विस कंपनी थी अमेरिकन सुपीरियर एनर्जी के नाम से, उनके साथ मैंने साल 1.5 साल काम किया एज अ फील्ड इंजीनियर। तो उसके बाद फिर आपको पता है हमारे मुल्क में जो क्राइसिस हैं, जो हालात हैं, तो वो जो हालात की वजह से फिर हमें गल्फ़ की तरफ मूव करना पड़ा। क्योंकि मेरे दोस्त वगैरह भी यहाँ गल्फ़ में काम कर रहे हैं, सीनियर्स भी, तो उनसे हमने मशवरा लिया। और मेरी जो बैकग्राउंड है, एजुकेशन बैकग्राउंड है, उसी लिहाज से ऑयल एंड गैस के लिए गल्फ़ जो है वो बेस्ट था, तो मैं कतर का प्लान बनाया। ये बताइएगा कि आप कतर में कब से हैं और कंपनी में आप कौन से डेज़िग्नेशन में काम कर रहे हैं? एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन तो आपने बताई है कि आपने एमएससी किया हुआ ऑयल एंड गैस में। तो अब ये बताएँ अब यहाँ पे आप कितने अरसे से काम कर रहे हैं और कौन-सी पोज़ीशन पे आप काम कर रहे हैं? जी, मैं 2019 में आया था यहाँ पे, जून का महीना था। तो मैं अपना वीज़ा लेके, जिसे ओपन वीज़ा कहते हैं, वो लेके मैं आया था जिसको उर्दू यहाँ। में आज़ाद वीज़ा कहते आज़ाद हैं। वीज़ा, बिल्कुल आज़ाद वीज़ा लेके मैं आया था यहाँ। तो 3-4 महीने मेरे लगे इधर, जो फ़ॉर्मेलिटीज़ होती हैं, आईडी वगैरह, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह। तो उसके बाद मैंने स्ट्रगल की जॉब के लिए, अपनी फ़ील्ड की ऑयल एंड गैस। तो यहाँ भी तब क्राइसिस थे, आपको पता है पूरा जो गल्फ़ है, सऊदी अरेबिया, दुबई, यहाँ क्राइसिस की वजह से जो प्रोफ़ेशनल्स हैं वो वहाँ से, कतर के हालात अच्छे थे तो मूव कर गए। उस वजह से यहाँ ऑयल एंड गैस सेक्टर में मुझे कोई ऐसा नहीं मिला, रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो मैंने आईओशी कोर्स होता है ऑयल एंड गैस, वो भी मैंने किया हुआ था। तो फिर कुछ दोस्तों का इसरार भी था, मशवरा भी था, आप कोई मसला नहीं, आप चेंज करें फ़ील्ड, तो बाद में आप अपनी फ़ील्ड। तो फिर मैं पहली मेरी जॉब थी वो सिविल से कंपनी है, उनका सब कॉन्ट्रैक्टर ऑप्टिक सेंस। तो उनके साथ मैंने एज एचएससी इंजीनियर काम किया। 3 एचएससी इंजीनियर, एच हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट, या तो हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट एडवाइज़र, या आप इंजीनियर कहें, वहाँ मैंने कोई 3 से 4 महीने काम किया। उसके बाद जो एक स्ट्रगल होती है, इंसान की कोशिश होती है कि किसी अच्छी कंपनी में, किसी अच्छी जगह अच्छा स्टेटस मिले। तो एक दोस्त था, उसने मुझे कहा कि रेडको एक कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनी है, बड़ी कंपनी है, प्रोजेक्ट्स भी हैं, तो आप अप्लाई करें। यहाँ मैंने अप्लाई किया, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ से कॉल आई और मेरा इंटरव्यू हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर भी एचएससी इंजीनियर काम कर रहा हूँ। कौन-सी साइड पे हैं? मैं अभी तक रेडको के 3 प्रोजेक्ट्स में काम किया। पहले कोरोना हॉस्पिटल बन रहा था, आपने सुना होगा। वो एक फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट था, उसमें मैंने 1 महीना काम किया।
उसके बाद वहाँ से मुझे ट्रांसफ़र किया अल कतर, जहाँ पर जो फ्लोरिस्टा गार्डन टावर बन रहा है, डूब टावर, ट्विन टावर जो ट्विन बन टावर्स जो बन रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो वहाँ मैंने अराउंड 2 मंथ्स मैंने वहाँ काम किया। उसके बाद मेरी पोस्टिंग हुई अभी जो लुसेल बस डिपो बन रहा है, जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, वहाँ पर जितने रेडको के जो एचएससी ऑफिसर्स वहाँ उन्होंने भेजा, उनका इंटरव्यू लेके वो रिजेक्ट कर रहे थे। कुछ निबोश वाले थे, आयुष वाले थे, तो फिर मेरी एजुकेशन की वजह से उन्होंने उनको रिकमेंड किया और उन्होंने एक्सेप्ट किया, तो मैं दूसरा हफ्ता मेरा चल रहा है। चलें, इससे ये तो पता चला कि आप में डाइवर्सिटी तो है। चलें, आपको अपनी एकेडमिक जो आपका बैकग्राउंड है उसके मुताबिक चलें आपको जॉब नहीं मिली। अभी मैं आपसे आपके एकेडमिक बैकग्राउंड के ही मुतालिक सवाल करूंगा। तो आप ये बताइए कि ऑयल एंड गैस जो मिसाल के तौर पर पिछले दिनों में कराची में जो रिगिंग हो रही थी और कोई 2 महीने वो रिगिंग चलती रही है समंदर में, तो ये रिगिंग का प्रोसीजर क्या होता है, ये किस तरह से करते हैं, इसमें कितने जो है वो एक्सपेंडिचर आते हैं, और अगर ये रिगिंग पास हो जाए तो फिर वो सारा ऑयल की जो है वो प्योरीफिकेशन और उसको यूटिलाइजेशन तक जितना वो उसके सर्कल होता है वो कैसा होता है, और क्या इसका सारा प्रोसीजर क्या है? जी काशिफ भाई, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। ठीक है, एक टेक्निकल क्वेश्चन भी है अगर आप ऑयल एंड गैस से रिलेटेड आप सोचें तो। असल में इसके पीछे हिस्ट्री होती है। कहीं भी जाके आप ड्रिलिंग करते हो, ऐसा नहीं है कि आप गए कहीं पे और रिग लगाए और आप स्टार्ट हो गए, ऐसा नहीं होता। क्योंकि जो आपकी इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में जो चीज़ें अल्लाह ने रखी हैं, वो इंसानों के लिए रखी हैं, ठीक है, इंसानों के फ़ायदे के लिए, जिसमें मिनरल्स हम कहते हैं, ऑयल एंड गैस हो गया, जेम्स हो गए, इस तरह। इसी तरह एक जो अल्लाह की ब्लेसिंग आप कहें दुनिया चलाने के लिए अल्लाह ने एक सोर्स रखा है, वो ऑयल एंड गैस है। अब ये जो ऑयल एंड गैस है, ये हर जगह नहीं बनता नहीं है, क्योंकि इसका भी एक प्रोसेस होता है। अब ऑयल एंड गैस जो है वो ऑर्गेनिक मैटर है। अब ये जो ऑर्गेनिक मैटर से मुराद लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जिसमें आपके प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये तो यहाँ जहाँ पर दुनिया के जिस खित्ते में ये चीज़ें ज़्यादा होंगी, ठीक है, बड़ी क्वांटिटी में होगा, वहाँ पर ऑयल एंड गैस होने के ज़्यादा चांसेस हैं। लेट सपोज सबसे ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो समुद्र में, ओशन में। अगर आप एक चुल्लू पानी ले लें, वहाँ आप मिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ मौजूद होते हैं, ठीक है। अब एक दिन में रोज़ाना बिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बर्थ होती है और बिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी जब डेथ होती है तो उसके बाद समुद्र के अंदर ये फिर क्या होता है, ये सेडिमेंट्स के साथ जाके डिपॉजिट होती है समंदर के अंदर, और ये लेयर बाय लेयर डिपॉजिट होती है, ठीक है। और एक लिथिफिकेशन, टेक्निकल वर्ड है लिथिफिकेशन, जिसे कहते हैं। लिथिफिकेशन आपने भी पढ़ा होगा सिविल लैब। तो उसमें एक तो सेडिमेंट्स का एक जगह एक्यूमुलेट होना, फिर वहाँ पर सीमेंटेशन होना, फिर उसका कॉम्पैक्शन होना, तो उससे लेयर्स बनती हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है, वहाँ पर एक्चुअली जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे वो वहाँ पर बरी होते हैं वहाँ पे, और उसी पे फिर इसमें मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं कि ऑयल एंड गैस बने। तो ये जब डिपॉजिट हो गए, उसके ऊपर प्रेशर आया, ऊपर से समंदर का प्रेशर आया, तो वहाँ पर जो प्रोसेस होता है ओके, ये डिके होता है, ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रिजर्व था वहाँ पर, ये कन्वर्ट होता है फिर, ठीक है। इनटू जो फर्स्ट स्टेप है वो केरोजिन है, वर्ड है केरोजिन। जो केरोजिन जस्ट लाइक विस्कस पाउडर लाइक मटेरियल होता है, ये पहली फॉर्म होती है ऑयल टुवर्ड्स ऑयल एंड गैस। अब जब ये केरोजिन एक दफ़ा बनता है, तो ये बनता है सोर्स रॉक। सोर्स रॉक जहाँ पर ये जो एक्यूमुलेट हुआ था या एक्यूमुलेट हुआ था, जो भी आपका लिविंग ऑर्गेनिक मैटर, जब यहाँ बनेगा तो उसके बाद इसे इनमेच्योर ऑयल भी कहते हैं, ठीक है। और जब ये इनमेच्योर ऑयल कहें आप या ऑर्गेनिक मैटर कहें, ये उसका अगला स्टेप होता है कि वो उसके ऊपर इतना प्रेशर, एक कंडीशन होती है टेम्परेचर और प्रेशर की, वो इतनी कंडीशन जब एक्सीड कर जाती है, तो वो कन्वर्ट होता है इनटू ऑयल में या गैस में। लेट सपोज अगर वो ऑयल में कन्वर्ट हो गया, तो अब उसके अंदर एक प्रेशर बिल्ड होगा,
वो प्रेशर इतना होगा कि वो जो रॉक है उसको वो क्या करेगा वहाँ से, उसमें ब्रेक्स आएंगी या टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से या उसका अपना प्रेशर की वजह से, दो चीज़ें हैं यहाँ पर। तो वो मूव करेगा वहाँ से। जो ऑयल एंड गैस बनता है उसकी मूवमेंट हमेशा अपवर्ड होती है, डाउनवर्ड नहीं होती, क्योंकि वो डेंसिटी की वजह से वो ऊपर आता है। तो फिर जहाँ पे एक्यूमुलेट होता है वो आपका रिजर्वायर रॉक होता है, जहाँ पर हम जाके ड्रिल करते हैं, स्ट्रा लगाते हैं। वो तो सारा प्रोसीजर आपने हमें बताया, लेकिन आपको पता है पाकिस्तान हो या हाँ दुनिया के दूसरे ममालिक हो, वहाँ पे एक बिज़नेस माफिया होती है, उसके बगैर आप कोई भी बिज़नेस कोई भी कारोबार नहीं कर सकते। जैसे कि ये पेट्रोलियम में शेल शेल गैस वाले हैं, शेल पेट्रोलियम वाले हैं, और इस तरह के जो है वो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे अमेरिका वाले जो अपना जो इनसे जो दो पुराने प्रेसिडेंट गुजरे हैं, बुश वगैरह की जो फैमिली है, वो सारे इसी बिज़नेस के जो है ना वो रिलेटेड सारा काम करते हैं, ऑयल एंड गैस। तो ये बात सुनने में आती है कि दुनिया के किसी भी खित्ते में अगर ऑयल और गैस के ज़ख़ीरे मिलते हैं, तो ये जो बड़े-बड़े माफियाज़ हैं, जो बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये पैसा दे के गवर्नमेंट में जो कुछ अनासर होते हैं, कुछ अथॉरिटीज़ होती हैं, ये कहते हैं कि आप शो ना करवाएँ, आप दबा दें, हमसे ये इतना आप पैसा लें। इस बात में किस हद तक सच्चाई है? जी काशिफ भाई, आप बिल्कुल, आपकी बात सही है। ये असल में ऑयल एज ए वेपन यूज़ हो रहा है इस वक्त अगर हम देखें तो पूरी दुनिया में, और जिसका जो मास्टरमाइंड है वो अमेरिका है। ठीक है, जो ऑयल की आप समझें इन्वेंशन या स्टार्टअप हुआ है वो भी अमेरिका से हुआ है, और उससे रिलेटेड जितने भी इश्यूज हुए वो भी अमेरिका क्रिएट करता है और उसको फिर सोल्यूशन की तरफ भी लेके जाता है। ये इसमें 100% सच्चाई है। और वो अपने जो क्या कहते हैं मफाद वो अपना देखता है। ठीक है, उसी हिसाब से वो फिर ऑयल एंड गैस एज ए वेपन यूज़ करके उसमें क्राइसिस कभी बहुत ज़्यादा मार्केट में सप्लाई एंड डिमांड का वो जो एक रेशियो है उसको वो जी उसको वो डिसबैलेंस करता है, जिसकी वजह से दुनिया भी परेशान होती है, क्योंकि अमेरिका एक्चुअली उसके पास रिजर्वायर्स भी है, दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है। अच्छा सर, ये मैं आपसे आखिरी सवाल करूँगा, फिर इंटरव्यू को सम अप करते हैं। जैसे कि आपको पता है अपना मुशर्रफ ने 2008 में एचईसी बनाई थी, तो उसके जो चेयरमैन थे डॉक्टर अताउर रहमान थे, ये इन्होंने केमिस्ट्री में पीएचडी की हुई है, शायद आपके इल्म में हो, कराची से हैं गालिबन। तो अब ये दोबारा ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कोई चेयरमैन वगैरह हैं, तो मैंने इनका एक कॉलम पढ़ा, तो इनका ये कहना था कि अभी आने वाले दिनों में गालिबन 2021 के स्टार्ट में ये जो बड़ी-बड़ी जो ऑटोमोबाइल्स कंपनी है लाइक टोयोटा और मित्सुबिशी और इसके अलावा जो भी है कंपनी, ये भी अब इस बारे में सोच रही हैं कि अभी आने वाली जो गाड़ियाँ हैं, ये इलेक्ट्रिक जो है वो उसके ऊपर कन्वर्ट करने लगी हैं। तो इस वजह से भी एक लेके इस एक मार्केट में एक अजीब-सी हिजान-हेज़ी है, ख़ास तौर पे जो जीसीसी कंट्रीज़ हैं, क्योंकि इनका एक ही सोर्स ऑफ इनकम है ऑयल और गैस। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो आप इसके ये किस हद तक मुमकिन है कि ये वाक़ई होने वाला है या सिर्फ़ ये अफ़वाहें हैं? और दूसरी बात ये है कि अगर ऐसा हो जाए तो इसके जो है वो आलमी माशियत के ऊपर और एक इनफरादी बंदे की इकानमी के ऊपर क्या असरात होंगे? इस बात में क्या किस हद तक सच्चाई है? जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है। देखो टाइम के साथ-साथ आपको पता है टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट आती है, और हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी आती रही है और आती रहेगी, क्योंकि इसमें आपका यूरोप और जो अमेरिका है वो इस पे सबसे आगे, चाइना भी, ये इस किस्म की डेवलपमेंट चल रही है, हो रही है। और जहाँ तक है जो आप कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ बिल्कुल इस पे अभी भी चल रही हैं, सोलर जो गाड़ियाँ हैं वो तो पाकिस्तान में भी, पूरी दुनिया भी चल रही है, क्योंकि अभी तक आप अगर देखें तो ऑयल एंड गैस के ऊपर डिपेंडेंट रही पूरी दुनिया। अब ये एक कोशिश है अमेरिका और का, कि ये जो रिसोर्सेज हैं ये किसी भी टाइम ख़त्म हो सकते हैं, तो उसके बाद उसका जो अल्टरनेटिव है वो उसकी तरफ जा रहे हैं। वो अल्टरनेटिव जो है वो आपका सोलर है और प्लस इलेक्ट्रिकल। तो ये डाइवर्सिटी आएगी, इसमें कोई शक नहीं है, इसने आनी है, लेकिन ये नहीं है कि इसके आने से लोगों की जॉब्स जाएंगी या क्राइसिस होगा, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि जॉब्स वगैरह और ये सारी चीज़ें ये तो हमारा मुसलमान है, हमारा बिलीफ है। जो भी टेक्नोलॉजी आएगी एडवांस, अल्लाह ताला उसी हिसाब से फिर
माहौल बनाता है, वहाँ पर लोगों की एडजस्टमेंट हो जाती है, ठीक है। हाँ, ये है कि उसके साथ-साथ जो भी मुल्क है, उसका जो जो चलाने वाले हैं, उनको ये सोचना होना चाहिए कि वो दुनिया जिस तरफ जा रही है, जो टेक्नोलॉजी जा रही है, उसी तरफ अपने आप को मूव करना चाहिए। टेक्नोलॉजिकली, इकोनॉमिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, तब वो दुनिया के साथ चल सकते हैं। अगर वो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो फिर टेक्निकली, टेक्नोलॉजिकली भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते, फिर उनका मुकाबला नहीं हो सकता। फिर वो यहीं वो अमेरिका, बरतानिया और इनके ऊपर इल्ज़ामात उस तरफ वो करते रहेंगे, लेकिन होगा कुछ नहीं। तो इसीलिए पाकिस्तान के लिए भी मैं स्पेशली ये बता रहा हूँ, जो आप कह रहे थे कि अताउर रहमान साहब जिसका एक बैकग्राउंड है, बहुत ही अच्छा बैकग्राउंड है, पूरी दुनिया में उसकी शोहरत है और अच्छा डिसीजन भी लिया गवर्नमेंट ने। हमें चाहिए कि यूनिवर्सिटीज़ में जो एजुकेशन चल रही है, जो थ्योरेटिकल थ्योरी के ऊपर चलती है, वो जस्ट एक डिग्रियाँ बांट, ये नहीं होना चाहिए। उसको प्रैक्टिकल होना चाहिए, जिस तरह यूरोप में, अमेरिका में जिस तरह यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर एक प्रॉपर एक असेसमेंट होती है, प्रॉपर एक जो टेक्निकल एजुकेशन है, वहाँ यूनिवर्सिटी से ही स्टार्ट होता है कि कोई भी आपको इम्प्रूवमेंट करनी है, इनोवेशन करनी है टेक्नोलॉजिकली, तो वो यूनिवर्सिटी से होता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे इधर बस मोबाइल भी है, तो वो वेट करेंगे कि अमेरिका से सैमसंग है, अच्छा कोई दूसरा आपके पास एप्पल है, उसका इंपोर्ट करेंगे, उसका कोई नया वर्जन देखते रहेंगे, सॉफ्टवेयर वो आया तो इंपोर्ट करेंगे, यूज़ करेंगे। कभी हमने नहीं सोचा कि यार हमारी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो वहाँ कभी टास्क किसी ने नहीं दिया कि यार ये यूनिवर्सिटी से कि ये हम आपको प्रोजेक्ट दे रहे हैं, कोऑपरेट करे गवर्नमेंट, वही यूनिवर्सिटी से हम क्यों नहीं बना सकते? ये बहुत ही बड़ा सवाल है। सर यहाँ पे मैं इस इंटरव्यू को सम अप करूँगा, क्योंकि हमें ये बताया जाता है कि अल्लामा इकबाल साहब जो है उन्होंने शाहीन को ममोले से लड़ा दिया और शिकवा और जवाब शिकवा। यहाँ पे सर-ए-दस्त मुझे अल्लामा इकबाल साहब का एक शेर याद आ रहा है। उनका ये कहना है कि जो आलम इजाद में साहिब इजाद है, जो आलम इजाद में साहिब इजाद है, करता है हर दौर में तवाफ़ उसका ज़माना। तो मेरा ख़्याल है अल्लामा इकबाल साहब ने यही मैसेज दिया है कि अगर हम अपने असर से हम आहंग होंगे, अपने असर से सिंक्रोनाइज़्ड होंगे, तो दुनिया हमारा भी तवाफ़ करेगी। अमेरिका को कोई सुरहाब के पर नहीं लगे हुए। अगर हम अल्लामा इकबाल साहब के इसी शेर के ऊपर अमल कर लें, तो दुनिया ज़रूर हमारा तवाफ़ करेगी। शर्त सिर्फ़ ये है कि हमको आलम इजाद में साहिब इजाद होना पड़ेगा। आप लोगों का बहुत शुक्रिया।